अमेरिकन स्टाफ को अब कम किया जाएगा। ईरान की एम्बेसी से अमेरिकन स्टाफ को अब कम करने का फैसला लिया गया है। जाहिर सी बात है, हालात ऐसे हैं तो ये फैसले अमूमन ऐसे हालातों के बीच में लिए ही जाते हैं और वही फैसला जो है अमेरिका ने लिया भी है। और इसी के साथ यहाँ पर लगातार जो हालात बन रहे हैं वो एक के बाद एक खतरनाक होते जाएंगे। इसी बीच बड़ा अपडेट ये भी कि इजराइल अपना एयर स्पेस आज दोपहर 2 बजे खोलने की बात कर रहा था। ईरान के हमले को देखते हुए इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, लेकिन कहा गया कि आज 2 बजे से ही अपने एयर स्पेस को एक बार फिर से खोला जाएगा। यानी कि इजराइल जो है वो भी पूरी तरीके से, जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंस आ ही रहा है अमेरिका की तरफ से। तो इजराइल यहाँ पर आज जिस तरीके से देखा जा रहा है युद्ध लड़ते हुए, पहले ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार इजराइल की तारीफ भी करते रहे हैं और उसके बाद अब यहाँ पर जो युद्ध लड़ते नजर आ रहे हैं उसमें और भी ज्यादा ताकत उसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चौबे सर, आप से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, तमाम ऐसे प्रमुख जगह हैं जहां पर टारगेट जो है वो साधे जा रहे हैं, ऐसे में अगर नुकसान की बात की जाए तो ईरान ने भी जो इजराइल के ठिकानों पर अटैक किया है उसमें बेहद महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, उन पर अटैक किया गया है। गुरियन एयरपोर्ट इसमें, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर इसमें, डिसीजन मेकिंग सेंटर इसमें, एयरबेस शामिल हैं। जो आज अटैक किए गए हैं उसमें ये जानकारी दी जा रही है कि ये ठिकाने हैं जिन पर ईरान की तरफ से इजराइल में अटैक किया गया है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल अब तक ईरान पर अटैक कर रहा है उसका एक एक अटैक ऐसा होता है जिससे बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचता है। तो इसको लेकर दोनों की जो रणनीतियां हैं उससे क्या समझते हैं आप? देखिए, इसको दो चीजों से देखा जा सकता है पिंकी जी। ईरान के पास में जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, वो प्रिसीजन स्ट्राइक वाले नहीं हैं। उनका एक तरीके से जिसको कि एमिनिशन की भाषा में आप कहते हैं सर्कुलर एरिया एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर आप प्रक्षेपास्त्र को एक बिंदु पर केंद्रित करके मारते हैं तो जो ईरान के पास में प्रक्षेपास्त्र हैं वो वहां से करीब 50 मीटर या 100 मीटर दूर जाकर गिर सकते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। लेकिन जो इजराइल यूज कर रहा है उसके पास में प्रिसीजन स्ट्राइक के वेपन सिस्टम है और उसकी मदद जो की है आज अमेरिका ने टॉमाहॉक मिसाइल्स के जरिए, वो भी प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए बने हुए हैं। ईरान ने किस तरीके से प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग किया है, उसने उसको टारगेट क्या किया है, जैसे आपने जिक्र किया बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का, जहां तक मेरा ख्याल है आप वाइजमैन इंस्टीट्यूट की बात कर रहे होंगे, वो इंस्टीट्यूट जिसने कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज की थी, उस इंस्टीट्यूट से 6 नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वो निकलकर आए हैं। जहां तक मेरा ख्याल है आपने उसी इंस्टीट्यूट का जिक्र किया होगा। इस युद्ध में देखा जाए तो इजराइल ने जो अटैक किया है उसको अगर आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ेंगे, हमने जो टारगेट न्यूट्रलाइज किए थे, पिन पॉइंट टारगेट न्यूट्रलाइज किए, उसी प्रकार ने इजराइल ने भी पिन पॉइंट टारगेट न्यूट्रलाइज किए। उसका जवाब में पाकिस्तान उतरा और उसने हमारे सिविलियंस को, हमारे धर्मस्थलों को, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। यहां पर हम देखते हैं इजराइल के ऊपर अटैक किया गया ड्रोन से या मिसाइल से, लेकिन क्षति कहां होती है? क्षति होती है घरों की, जैसे आपने जिक्र किया इंस्टीट्यूट्स की। तो अटैक जो है, ये मैं कह नहीं सकता कि ये जानबूझकर उन्होंने सिविलियन टारगेट चुने थे। हमारे केस में तो खैर वो बड़ा क्लियर था, पर इजराइल जो है वह सकरा सा देश है, पतला है, तो वहां पर एरर के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं अगर आप मिलिट्री टारगेट को चूज करते हैं। तो हो सकता है कि ईरान ने मिसाइल्स की वर्षा की है और ये एम था कि इजराइल के सिविलियंस को टारगेट किया जाए। इस बात से नकारा नहीं जा सकता, ये हो भी सकता है अगर हम दोनों के दोनों ऑपरेशंस के बीच में तुलना करने की कोशिश करते हैं। तो यहां मैं देख रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर से इजराइल ने सीख ली है। ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है वो एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कॉपी होता हुआ मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, और रिटेलिएशन जो पाकिस्तान की तरफ से आया था वैसा रिटेलिएशन मुझे ईरान की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ना जाने क्यों दोनों एक ही कॉपी बुक फैशन से किए जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूं, परंतु दिख तो ऐसा ही रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी तो स्थितियां जो हैं वो ऐसी ही नजर आ रही हैं, और यही कुछ कहा था अमेरिका के लिए भी ईरान ने कि हम जब अटैक करेंगे तो सिविलियंस को ही जो है सीधे तौर पर बताया गया टारगेट किया जाएगा। अब ऐसे में कितनी क्षमता ईरान रखता है अमेरिका पर टारगेट करने को लेकर, अटैक करने को लेकर, क्योंकि इस वक्त सबकी निगाहें इसी चीज़ को लेकर बनी हुई है। अगर ईरान ऐसा करता है तो उसके बाद रातों रात हालात बेहद ही ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। और ऐसे में अब तक सबसे बड़ी चीज़ ये भी तेजावत सर देखी जा रही है
कि रूस और चाइना, जो कि लगातार चेतावनी दे रहे थे अमेरिका को, लेकिन इस अटैक के बाद कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई नहीं है। बहुत शांति उस तरफ नजर आ रही है। और इसी बीच अगर ईरान ऐसा कुछ करता है, हालांकि अंदर खाने में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, बातचीत हो रही होगी, लेकिन बाहर अभी तक कुछ निकल कर आया नहीं है। तेजावत सर, हम लोगों का पहले से ही प्रेडिक्शन था कि चीन और रूस इस मामले में नहीं बोलेंगे। इसकी वजह है कि जो रूस है वो पहले से ही उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ में, और यहाँ तक कि जो ड्रोन के मामले में ईरान ने रूस की मदद की थी, तो रूस के लिए अभी बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है। पर यह भी सच है कि अगर रूस के हाथ से चला गया, अगर ईरान में टॉप जो लीडरशिप है या रीजन चेंज हो जाती है, तो वेस्ट एशिया में रूस की जो प्रेजेंस है वो खत्म हो जाएगी। यह लड़ाई एक तरीके से टर्निंग पॉइंट है कि इसके बाद में एक ध्रुवीय विश्व रहेगा या वह बहुध्रुवीय विश्व रहेगा। अगर इस लड़ाई में अमेरिका जीतता है तो यह तय हो जाएगा कि अमेरिका पूरी दुनिया का दादा है, और भारत की विदेश नीति भी यह कहती है कि भारत इसे पसंद नहीं करेगा। जहां तक चीन का मामला है, आप देखिए कि चीन का अफ्रीका से भी ज्यादा वेस्ट एशिया में इन्वेस्टमेंट है, खासकर ईरान में उसका इन्वेस्टमेंट है। ऐसी हालत में चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि वो पूरी की पूरी जो बाजी है वो उसके हाथ से चली जाए। पर यहाँ पे वो सीधा सीधा लड़ेगा, चीन का ऐसा इतिहास नहीं है। छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में जरूर फंसा है, चाहे वह भारत के साथ हो, पर बड़ी लड़ाई में चीन का कभी कोई रुचि नहीं रही है। वो दरअसल इकोनॉमी और ट्रेड के जरिए पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। तो चीन का ये है। क्योंकि बात चल रही है तो कंटिन्यूटी में मैं चौबे साहब की बात का भी नोटिस ले लेता हूं, जिसमें उन्होंने जो एक डिस्कोर्स रखा है वो बेसिकली एक पॉपुलर डिस्कोर्स का हिस्सा है, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि ये डिस्कोर्स यूरो अमेरिकन डिस्कोर्स है। जहां तक बॉम्ब की बात है, वो दरअसल सिविलियन टारगेट्स तो हैं ही, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बेसिकली जो जो मिसाइलों से जो बम गिराए जा रहे हैं वो क्लस्टर बम्स है। बेसिकली क्लस्टर बम्स वो होते हैं जिसमें छोटे छोटे तमाम बॉम्ब होते हैं, और वो पहले आकाश में जाके फट जाते हैं। फटने के बाद में वो बहुत सारे छितरा जाते हैं और वो अलग अलग टारगेट्स पे गिरते हैं, जो कि बहुत सारे उसमें सिविलियन टारगेट्स भी होते हैं। ये ईरान को ये ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि एक तो उसने ये दावा किया था कि हॉस्पिटल के नीचे उनकी दरअसल बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं जो इजराइल ने बना रखे हैं। ये कितना सच है कितना झूठ है ये अलग मसला है, पर ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि जो क्लस्टर बम में जो छोटे छोटे बॉम्ब जो गिरते हैं, छितरा जाते हैं, वो उसी समय फटे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तेजावत सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्लस्टर बम एक ऐसा बम है जो कि लोगों के अंदर भय बहुत लंबे समय तक